नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लीगल पॉइंट में आज बात तलाक के मामलों की। वैसे तो भारतीय समाज में शादी को जन जन्मांतर का एक रिश्ता माना जाता है, एक अटूट बंधन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे देश में तलाक के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा होता भी दिख रहा है। इसको बदलते समाज की एक कड़वी सच्चाई के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में क्या है कानूनी पहलू तलाक से जुड़े हुए, ये अगले आधे घंटे में हम समझने की कोशिश करेंगे। किन किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, किन आधारों को अदालत अस्वीकार कर सकती है तलाक की अर्जी के मामले में। इससे जुड़े हुए कुछ और मुद्दे भी होंगे, उनकी बारीकियों को, उनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जाने माने वकील आर एस गोस्वामी जी, आप सदस्य हैं दिल्ली बार काउंसिल के, बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी आपका। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अतिरिक्त विधि अधिकारी हैं विधि आयोग में। आप दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर वो इस मुद्दे पर, वो तलाक के किसी मुद्दे पर कोई राय लेना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो इस मंच पर हमें फोन कर सकते हैं। हमारे दो नंबर हैं, एक टोल फ्री नंबर है 1800-115314 और दूसरा नंबर है 2303-5420। इससे पहले आप दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप इन दोनों नंबरों पर देश भर से फोन कर हमें अपने राय, सुझाव या फिर पैनलिस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आर एस गोस्वामी आपसे समझना चाहूंगा पहले, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमारे देश में तलाक के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या वजह नजर आती है आपको प्रथम दृष्टया जिसके चलते संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है? देखिए, आपके चैनल ने जो आज टॉपिक रखा है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही एक पेचीदा प्रश्न दिन प्रतिदिन बनता चला जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में तलाक की संख्या बहुत कम मानी जाती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि जो तलाक के दिन प्रतिदिन जो दिल्ली के अंदर केवल 2 अदालतें काम करती थी, 3 करती थी जब मैंने वकालत शुरू करी थी 1987 के अंदर, और उसी समय वुमेन सेल बनी थी। और वो इस वजह से बनी थी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जो लड़कियों के साथ दिक्कतें आती हैं, उनको मानसिक शारीरिक रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, शुरुआती थी, मैं तो ये समझता हूं, उनके लिए एक सेल बनाया गया। लेकिन उसका दुरुपयोग कहां हुआ कि जैसे ही उन सेलों में लड़कियां गईं, वो गई तो घर बसाने के लिए, वहां जाने के बाद सीन क्या बनता है कि जो वो चाहती है वहां हो नहीं पाता, अंत में जाके वो मुकदमा रजिस्टर्ड हो जाता है और वो तलाक तक पहुंच जाता है। एक रीजन तो सरकार हमेशा सोचती है कि अच्छा हो, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। आज जितनी भी वुमेन सेल दिल्ली में बनी है, उस समय केवल एक वुमेन सेल बनी थी दिल्ली हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, फिर उसके बाद नानकपुरा बनी, धीरे धीरे करके सारी दिल्ली के अंदर वुमेन सेल बन गई। उसके बाद आज की स्थिति हम जब 25 साल बाद बात कर रहे हैं, आज क्यों तलाक इतने बढ़ गए, इतनी अदालतें दिल्ली में आप देखें कानूनी क्यों बन गई। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें सब तलाक की संख्या ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि गांवों में और छोटे शहरों में नहीं है, लेकिन मात्रा यहां पर ज्यादा है। क्यों, क्या वजह है? 3 रीजन है सबसे बड़े जो मैं महसूस करता हूं। सबसे पहले तो आज के टाइम में पेशेंस की बहुत कमी है। लड़की और लड़के दोनों ही एजुकेशन एक ही स्थिति से ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि आदमी पढ़ा है, लेडीज कम पढ़ी है, घर में रहती थी, 4 बात सहन करने की क्षमता होती थी। आज जनरली आप देखो लड़कियों के रिजल्ट भी आप देखते हैं, मेरा कहना नहीं, आंकड़े कहते हैं उनकी संख्या अच्छी होती है पढ़ाई के अंदर, लड़कों की 19 होती है। दोनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब शादी के बंधन में बनते हैं, मैं यहां तक आपको उदाहरण देता हूं कि 6-6 साल 7-7 साल दोनों लव अफेयर्स के अंदर रहे, शादी वो 15 दिन नहीं रोक पाते हैं। मेरे पास कम से कम ऐसे सैकड़ों मुकदमे हैं जिनमें शादी केवल एक हफ्ते के अंदर। बाकी वजह जो आप बता रहे हैं वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन पवन शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, जो बातें गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 6-6 साल पुराना रिश्ता रहता है, लेकिन शादी के बाद 15 दिन के भीतर ही फिर तलाक की अर्जी दे दी जाती है, क्या वजह आपको नजर आ रही है समाज में जिसके चलते इस तरीके की तस्वीर बदलती दिख रही है? ऐसा है, आज की विमेन में जागरूकता आ गई है, एम्पावरमेंट उसको मिल गई है और वो इक्वल स्टेटस पे है मेन के साथ। तो उसको लगता है कि मेरे पे स्ट्रेस लेवल है, उसको घर के काम भी करने हैं, बच्चा भी देखना है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है और इसलिए उसमें पेशेंस टूट रहा है। और उसके साथ साथ अगर उसकी कमाई अपने हस्बैंड के साथ इक्वल है तो नेचुरली एगो की लड़ाई भी साथ आ जाती है, और जब एगो की लड़ाई आती है तो फिर बात थमती नहीं है, तो स्ट्रेट अवे दे ट्राई टू स्टे की सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएम जेटली साहब जी। जेटली जी पूछे अपना सवाल। नमस्कार। देखिए, जब फैमिली कोर्ट में कोई भी केस जाता है, डाइवोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं, तो जो काउंसलर होता है पति समझाने की कोशिश
करता है, उसमें जज भी समझाने की कोशिश करता है और उसको तारीख पे तारीख पढ़ के 2 साल 3 साल के बाद जज क्या बोलता है कि दोनों 1 साल साथ में रहो, जबकि क्या होता है कि कानूनी चक्र हिसाब से तारीख पे तारीख। जेटली साहब, आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है, हमारी आपसे गुजारिश है आप अपना सवाल दोहराएंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब है ना फैमिली कोर्ट में डाइवर्स का मैटर डालते हैं तो काउंसलर जो होते हैं दोनों समझाने की कोशिश करते हैं और वास्तविकता ये होता है कि जब तलाक के लिए कोई जाता है ना तो उनका जो आपस में इतना डिस्प्यूट हो जाता है कि वो आपस में रह नहीं सकते, तो भी कोर्ट में 4-4 5-5 साल लग जाते हैं तलाक होने के। और कुछ केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि कोर्ट में तलाक का केस पेंडिंग होते हुए जो आपस में लोगों ने स्टैंप पे लिख के 5 आदमी पत्नी की तरफ से 5 आदमी पति की तरफ से मिलकर सहमति से अपना है ना तलाकनामा बनवा लेते हैं और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। ये क्या वैलिड है जो तलाकनामा आपस में बाय कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेटली साहब अपनी बात पूछने के लिए। गोस्वामी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे सहमति के आधार पर अदालत से दूर ही एक तलाकनामा बनवाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बनवा सकते। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो हमारा इंडियन डाइवोर्स एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है हमारा, उसके तहत हम पंचायत में फैसला कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशंस हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जहां तक तलाक की डिग्री का सवाल है उसके लिए हमें अदालत में आना पड़ेगा। और उसके लिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1 साल का मिनिमम सेपरेशन चाहिए और उसके बाद फर्स्ट मोशन का पिटीशन होगा, जिसे हम 13B1 बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का। उसके बाद 6 मंथ का उसमें आपको गैप चाहिए। आफ्टर कंप्लीट 6 मंथ, स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 6 मंथ, फिर दोबारा से दोनों पक्षों को अदालत बुलाती है, बात करती है कि आप लोगों ने कोई दोबारा रिकंसिलिएशन की बात सोची या नहीं सोची। जब दोनों पक्षी कह देते हैं कि हम अब किसी भी स्थिति में वी आर अनेबल टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, देन कोर्ट विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 13B2। जब B2 का स्टेटमेंट हो जाता तभी तलाक होता है। मतलब अगर आज कोई तलाक लेने की अर्जी देता है तो उसको कितने समय इंतजार करना पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया के लिए, तब जाकर उसको तलाक मिल पाएगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो 2 तरह का है। एक तो तलाक वो जो आपसी रजामंदी से होता है, एक तलाक वो जो कि हम एक एलिगेशन लगाकर आपसी सहमति वाली में आपसे समझ आपसी सहमति के लिए 1 साल का सेपरेशन और उसके ऊपर 6 मंथ, जिसके लिए अभी लेटेस्ट 1.5 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपने देखा होगा लोक अदालतें भी 1 दिन में डाइवोर्स करा देती थी साल भर के सेपरेशन के बाद। मीडिएशन सेलों में भी होता था, कोर्टों में होता था, वेव हो जाता था पीरियड। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 1 साल के सेपरेशन के बाद 6 महीने कम से कम दोनों पति पत्नी वेट करें। हो सकता है कि उनका जो मकसद रहा होगा अपेक्स कोर्ट का वो ये रहा है कि हो सकता है इस पीरियड में दोनों के मनमुटाव खत्म हो जाए और वो तलाक ले लें। क्या ये जो समय दिया जाता है इसका कुछ असर दिखता है? कुछ सकारात्मक असर दिखता है? आपको लगता है कि कुछ फिर अर्जियां बाद में वापस होती हैं या तलाक नहीं लिया जाता? बेसिकली तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, ये इसलिए दिया जाता है कि आप कभी कभी बहुत झटके से मुकदमा डाल देते हैं गुस्से में, तनाव में, फिर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स से बात करते हैं, उसकी रेपरकशन जानने की कोशिश करते हैं, उसमें बच्चों का क्या असर है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, क्या आप सेपरेट तलाक लेने के बाद कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल इन द सेंस फाइनेंशियल बहुत जरूरी है, और बच्चों का, तो वो सब देखने के लिए ट्रांजिशनल 6 to 18 मंथ्स का पीरियड इसीलिए रखा गया था। और इसमें बहुत से विमेन, इनमें से कोई भी पार्टी विथड्रॉ कर सकती है, तो उस केस में फिर कोर्ट म्यूचुअल कंसेंट से डिक्री नहीं दे सकती। चलिए, एक और दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका जी। जी प्रियंका, पूछे अपना सवाल। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो तलाक के जो ज्यादातर मामले हो शायद इस वजह से होते हैं क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे से झूठ बोला जाता है और इस कारण से लोग धोखे में रहते हैं, और जब उन्हें असलियत का पता चलता है शादी के बाद तो फिर वो इस कदम को बढ़ाते हैं। और जो शादी का रिश्ता होता है वो विश्वास से कायम होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है या एक दूसरे से तलाक लेना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि जो समाज में धोखाधड़ी बढ़ रही है या एक दूसरे को जो लोग चीट करते हैं, इस वजह से ये सब होता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका अपनी बात रखने के लिए। आप सहमत हैं इस बात से? रिश्ते की शुरुआत, हाँ, अगर हमारा बेस ही कमजोर है, रिश्ते की जो हम पड़ाव जिस तरफ जा रहे हैं वो बेस अगर वीक है तो नेचुरली नींव वीक है तो बिल्डिंग हिलने का चांस पूरा है। बट वही है, हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनमें धोखाधड़ी और तलाक का कोई ग्राउंड नहीं बनता हिंदू मैरिज एक्ट के, क्योंकि तलाक के ग्राउंड्स बिल्कुल अलग हैं। उसमें आपको क्रूअल्टी प्रूव करना है, फेथफुल, ये सब ग्राउंड नहीं बनता कि हस्बैंड ने धोखा दिया या इनकम शो नहीं करी।
उसके ग्राउंड तलाक के अलग हैं। डिजर्शन होना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years, क्रुएल्टी प्रूव होनी चाहिए, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। किन किन आधारों पर अगर कोई महिला या कोई पुरुष तलाक लेना चाहता है तो वो किन आधारों पर तलाक के लिए अर्जी दे सकता है? ये बिल्कुल जो अभी मैडम ने जो फोन पर बात करी थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसमें ऐसा है कि 2 चीज हैं, एक तलाक और एक नल एंड वाइट। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 दो तो बने हैं सेक्शन, उसके लिए जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का, उससे हिट करते हैं कि आदमी कंसीलमेंट ऑफ एक्ट करता है। बिल्कुल ठीक कह रही थी कि यदि आदमी की एजुकेशन है, हाई स्कूल पास और वो बताते हैं हम एमए पास है, हमारी इनकम इतनी है, इस ग्राउंड पर भी तलाक बनता है कि उसने हमसे कंसील किया। आदमी की एज है 40 साल, बताया 22 साल, उस 25 साल 30 साल, तो ये भी एक कंसीलमेंट ऑफ एक्ट है। कोई आप बीमारी छिपा जाते हैं, वो कंसीलमेंट ऑफ एक्ट में आता है। एक इंपॉर्टेंसी का ग्राउंड है जो आज हिंदुस्तान में बेहद पाया जा रहा है। जितने भी हम डाइवोर्स देख रहे हैं डेली, उनमें जो लड़कियों का एलिगेशंस हमारे पास आते हैं वो मैक्सिमम अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाते, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि 100 में से करीब 70% इंपॉर्टेंसी का ग्राउंड भी लड़कियां बताती है, जो मैं समझता हूं कि ज्यादा उसमें झूठ नहीं होती। लड़के भी कुछ बताते हैं आपको? हाँ, मैं लड़के वाले जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो लड़की है वो शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज्यादा है। इसी में सारे ग्राउंड आपके कवर हो जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। एक तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जो अभी मैडम ने, मैं बहुत इनसे सहमत हूं कि दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों कमाते हैं। ये बात इनको पहले डिसाइड करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों का ये ठीक है, दोनों का बराबर का दर्जा है, लेकिन रेस्पेक्ट का जहां तक सवाल है दोनों एक दूसरे के प्रति बाउंड है। और जब आप न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी घर के काम काज रहन सहन में दोनों की जिम्मेदारी बराबर बनती है, जो नहीं हो पाता। मैं एक बात बड़ी क्लियर करूंगा, उसमें एक चीज रह गई कि शादी के बाद लाइबिलिटी और राइट, मैं दुनिया से कहता हूं, ये दोनों शुरू हो जाते हैं जो कि शादी से पहले नहीं होते। लड़के को अच्छी सुंदर लड़की चाहिए, पढ़ी चाहिए, लेकिन घर वालों को वही लड़की चाहिए जो राजस्थान की होती है, जो बड़ी काम करे, देहात की होती है। और लड़की को लड़का बहुत स्मार्ट चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइबिलिटी वहां जाकर कुछ और हो जाती है। ये भी एक तलाक का बहुत बेहद कारण है जिसकी वजह से तलाक होते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से, शिव जी पूछें अपना सवाल। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे शादी होती है उससे पहले काउंसलिंग भी हो, तो उसमें मैं सोचता हूँ कि जो तलाक के जो केस हैं कोर्ट के ऊपर बेवजह जो वजन बढ़ता है वो शायद कम हो सकता है। और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे सामाजिक दृष्टि से 2 तरह की शादी इसमें मानते हैं कि एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या कानूनी दृष्टि से भी इनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, दोनों को, लव मैरिज को और अरेंज मैरिज को? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। हम आपके सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि वो इस मुद्दे पर कोई सवाल पूछना चाहें हमारे पैनलिस्ट से तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115314। तुरंत हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लीगल पॉइंट, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं तलाक के मामलों की। गोस्वामी जी, आपसे समझना चाहूंगा, ब्रेक पर जाने से पहले जो दर्शक थे हरियाणा से, वो ये समझना चाह रहे थे कि क्या अदालत की निगाह में भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है विवाह के प्रकार को? एक लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिज है? नहीं, लव मैरिज कोई वर्ड नहीं है अपने आप में। लव मैरिज का मतलब है कि लड़के लड़की ने प्यार किया और उन्होंने शादी के बंधन में वो किस ढंग से बनते हैं। या तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो हमारे कवर होता है, हमारी जो सप्तपदी है उसके हिसाब से शादी करेगा, या उसको मैरिज को रजिस्टर्ड कराएगा। यदि मैरिज रजिस्टर्ड करता है तो वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर आएगा। यदि मैरिज सप्तपदी करता है हिंदू मैथोलॉजी से तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आएगा। उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, अदालत इसको कोई अलग नहीं लेती। और क्या ये दोनों तरीके की शादियों में अगर कोई व्यक्ति तलाक लेने के लिए अर्जी देता है तो क्या उसका भी आधार अलग अलग होगा कानूनों के लिहाज से? दो अलग अलग कानूनों के लिहाज से नहीं होगा। एक बात मैं क्लैरिफाई बिल्कुल कर देता हूँ। मेन क्रुएल्टी का ग्राउंड होता है जिसमें मैक्सिमम डाइवोर्स डलते हैं। एक डाइजर्शन का होता है 2 साल और उससे एवं। थर्ड एडल्ट्री होती है कि यदि एडल्ट्री में कोई सा पक्ष भी रह रहा है तो एडल्ट्री के ग्राउंड पर। और जो 11-12 हमने बताया जिसमें इंपॉर्टेंसी का ग्राउंड है कि इंपॉर्टेंसी का है कि वही आदमी इंपॉर्टेंट है और वो
शादी कर लेता है तो वो भी अनसाउंड ऑफ माइंड है। अनसाउंड ऑफ माइंड पे बहुत काफी जजमेंट है कि किसको अनसाउंड ऑफ माइंड मांगेंगे, ये इनके मैक्सिमम ग्राउंड है। और जो 13B और B2 है वो आपसी रजामंदी से। आपको जानकारी देना चाहिए। मैं बताएंगे कि जो हमारी मैरिज लॉज हैं वो यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ से हम लोग गवर्नड हैं। तो जो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं इनका मतलब कि हिंदू मैरिज में खाली हिंदूज गवर्न होंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट में एक हिंदू होगा और दूसरा कोई भी रिलीजन में कैन बी क्रिश्चियन। और जो क्रिश्चियंस हैं उनका अपना क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है। पारसीज आर गवर्न बाय पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है। तो ये हमारे अलग अलग धर्म अलग अलग हमें पिटीशन डालनी पड़ती हैं। खाली 2 हिंदूज होंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट के जाएगा, अदरवाइज बाकी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1 हिंदू मैरिड टू अनदर नॉन हिंदू। चलिए एक और दर्शक है महाराष्ट्र से, पंकज है मुंबई से। जी पंकज जी पूछें अपना सवाल। सर हम 4 महीना पहले हम लोग ने मंदिर में शादी की थी जी, और कोर्ट मैरिज भी किया था हमने। और किसी कारण बस लड़की के घर के दबाव के कारण बस लड़की जो है वापस चली गई, अपने घर मैके चली गई जी। और वो उसने तलाक का मतलब ये किया है कि हमसे जबरदस्ती हमको बला फुसला के शादी कर लिया हमसे। हाँ, ऐसा कंप्लेन उन्होंने किया है, मुझे तलाक चाहिए जी। उसका लड़के का मेडिकल हुआ, मेडिकल में मतलब 1.5 माह का वो प्रेग्नेंट है जी। तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मतलब नुकसान नहीं हो, मेरा खराब नहीं हो। तलाक चाहिए तो ठीक है, हम तलाक देने के लिए उसको तैयार है। चलिए ये काफी अहम सवाल, गोस्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें तो आप यदि तलाक देने को तैयार हैं तो फिर आपको लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, बैठ के आपसी रजामंदी करिए, अदालत को बता दीजिए जो प्रोसीजर हमने बताया था म्यूचुअल कंसेंट के अंदर आप डाइवोर्स लीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर एक वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है वो गर्भवती है और वो कह रहे हैं कि उनका जो बच्चा है उसका भविष्य सुरक्षित रहे। वो तो इन दोनों को इनको कोशिश करनी चाहिए, उनके परिवार वालों को कन्विंस करें, समझाएं कि बच्चे के जीवन का सवाल है। जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तभी शादी की थी, तब कैसा क्या रीजन आ गया जिसकी वजह से लड़की आपको छोड़ के चली गई? लेकिन तलाक की अर्जी के साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि अगर बच्चा भी है दंपति का तो बच्चे की निगरानी किसकी रहेगी, किसकी निगरानी में बच्चा रहेगा, इसको लेकर भी क्या कुछ स्पष्टता है? हाँ बिल्कुल है कि यदि बच्चा छोटा है तो हमारा लॉ ये कहता है कि मदर के पास रहेगा वो। और जहां तक हस्बैंड का सवाल है उसको विजिटेशन राइट लेने के लिए कोर्ट में पावर है, वो एप्लीकेशन कस्टडी की डालता है, उसमें सेक्शन 12 है, उसके तहत वो इंटरिम के लिए रिक्वेस्ट करता है, कोर्ट उसको विजिटेशन राइट देती है। लेकिन अगर पिता चाहे कि जो बच्चा है वो मेरी निगरानी में रहे तो क्या ये संभव है? इट इज पॉसिबल, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स पे बोला है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन इज वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। वैसे बिलो 5 इयर्स माँ के पास है क्योंकि माँ उसकी देख रेख डे टू डे भावनाओं को समझने में। बट अब अक्सर है कि अगर फादर एंड मदर को फाइनेंशियल क्राइसिस है या बच्चा ठीक से नहीं पल रहा तो फादर भी बहुत केसेस में जहां मदर ने मैरिज कर ली या अनचेस्ट है या ये रीजन को देखते हुए कि वो निग्लेक्ट करेगी तो उस केस में वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अ प्रिंसिपल। तो वो बच्चे को अपने बच्चे को अपनी निगरानी में रख सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, भार्गव साहब। जी भार्गव जी पूछें अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि हमने अपना ये डाइवोर्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया हुआ है? हमारे अमेरिका के अंदर मियाँ बीवी जाके वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें कि हमने डाइवोर्स चाहिए, उसको डाइवोर्स मिल जाता है। ये नहीं कहना उसने पैसे मारे यहाँ मारे। हिंदुस्तान में साले की पिटाई हो रही है, औरत की पिटाई हो रही है, थाने में मंजाई हो रही है, ये क्या तमाशा? चलिए आप कह रहे हैं कि तलाक लेने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है और ऐसा आखिर क्यों? गोस्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए तलाक भी आसानी से नहीं मिल पाता लोगों को। भार्गव साहब एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न किया है कि पहले ऐसा होता था, पिटाई की बात हमने भी पहले देखी थी, लेकिन वर्तमान में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने कई जजमेंट पास किए हैं जिसमें ऑनरेबल जस्टिस कैलाश गंभीर साहब का जजमेंट है, जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब का जजमेंट है, जस्टिस अहमदी साहब के जजमेंट है, जिसमें लड़के वालों को प्रोटेक्ट किया गया है। इवन कंप्लेंट डालने के समय पर अहमद साहब का जजमेंट है, उसमें 7 दिन के नोटिस का प्रोविजंस दिया गया कि यदि लड़के को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अब दूसरा जो जजमेंट आए हैं उनमें बिल्कुल क्लियर है, मैं क्लियर करना चाहता हूं, अब ऐसे पुलिस कोई गिरफ्तार नहीं करती। हस्बैंड को गिरफ्तार करने के लिए मिनिमम एसीपी की परमिशन चाहिए और परिवार वालों को गिरफ्तार करने के लिए डीसीपी की परमिशन चाहिए। तो अब इतनी बड़ी बात नहीं है। तीसरा जो पॉइंट उनका था कि जटिल समस्या है, अब इतनी बात मैं नहीं मानता। जब से फैमिली कोर्ट बनी है, रोहिणी में फैमिली कोर्ट चल रही है,
द्वारका में फैमिली कोर्ट है, साकेत में फैमिली ये तो बात हुई दिल्ली की। राष्ट्रीय स्तर पर जो तलाक से जुड़े हुए मामले हैं, क्या वास्तव में वहां पर उनका लंबित होना एक बड़ी समस्या है, या कोई समय सीमा तय है कि आपको इतने समय के भीतर न्याय मिलेगा? ऐसा कोई नियम नहीं बना अभी तक। तलाक की प्रक्रिया वही सीपीसी के तहत उसके अंदर फॉलो होती है, उसका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जाती है। जो प्रोसीजर बना है उस प्रोसीजर से तो हर आप मुकदमे लड़ते हैं, कितने साल पुराने मुकदमे हैं तलाक के जो अभी चल रहे हैं अदालतों? हाँ, यहाँ तक जहां तक सवाल का लंबे समय का है, वो मेरे पास करीब 1991 तक के भी मैटर चल रहे हैं, 96 के 95 के भी मैटर। आप कह रहे हैं कि 20 साल पुराने मामले जो तलाक के हैं वो अभी आप अदालत में लड़ रहे हैं और अभी उस पर जो फैसला है वो नहीं आ पाया है। एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण जी। अरुण, पूछे अपना सवाल। जी, पूछे अपना सवाल। मैंने ना लव मैरिज की थी जी, और उसके बाद में मेरे को मतलब ये हो गया कि लड़की ने मेरे खिलाफ ये केस डाल दिया कि मैं उसे ब्लैकमेल करता हूँ और वो मेरे से तलाक लेना चाहती हैं जी। और मैं अपनी इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको अपने साथ ही रखना चाहता हूँ जी। और उसकी जो माँ बाप है उसको जान बुझ के मिसगाइड करके तलाक दिलवाना चाहते हैं। और लड़की ने 2-3 बार क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? कि क्या मैं उससे तलाक मेरा किसी वजह से कंप्रोमाइज हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। यदि सिर्फ एक पक्ष तलाक लेना चाहे तो क्या उसको तलाक मिल सकता है? दूसरे पक्ष की तरफ से अपील ये है कि उसको तलाक नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, एक पक्ष लेना चाह रहा है और वो ये प्रूफ कर दे कि कंडीशंस उसके लिए पॉसिबल नहीं है एक छत के नीचे रहना, तो कोर्ट को जाहिर है वो कंसिडर करना पड़ेगा, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। बट आपको उसके लिए काफी हद तक प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज लाइक, इसीलिए ये नया प्रपोजल भी आ रहा है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि अब मैरिज हमारी बिल्कुल नहीं चल सकती। तो ये जो म्यूचुअल कंसेंट से आगे भी प्रपोजल आ रहा है, जो अभी एक्ट बिल के फॉर्म में आया हुआ है, इसी तरह के केसेस को कि ग्रेटर हार्डशिप हो रही है माँ बाप के बहकावे में या एक दूसरे के बहकावे में, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर मैरिज जब आपकी नहीं चल सकती तो 6 से 18 महीने का पीरियड भी, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मींस मैरिज शुड कम टू एन एंड इमीडिएटली, पर उससे पहले भी आपको 3 साल सेपरेशन रखनी है। पर इस केस में भी अब ये रहना चाह रहे हैं पर लड़की नहीं रहना चाह रही, तो ये तो एक कंसेंट का सवाल है, क्योंकि हमारे समाज में मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, कोलकाता से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारती गुप्ता जी। भारती जी, पूछें अपना सवाल। मैं अपनी सिस्टर के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर की 2000 में शादी हुई थी और 2000 शादी के बाद जो लड़का था वो प्रॉपरली रखता नहीं था, तब वो प्रेग्नेंट थी जी। और 2001 में बच्चा हुआ जी। और उसके बाद वो लेने भी नहीं आया, कोई खबर भी नहीं रखता था जी। और 2006 में उन्होंने मेंटेनेंस के लिए फाइल किया था, तो 2010 में मेंटेनेंस मैंने कोर्ट उसको ये किया और 2011 में अभी वो 6000 किया है जी। तो जब वो 6000 किया है तो लड़के ने अभी डिवोर्स फाइल किया है गलत एलिगेशन वगैरह लगाकर। तो ये मतलब क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहती है? सवाल ये है कि मेरी बहन चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस मिलता रहे, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसने केस फाइल किया है डिवोर्स के लिए। तो ये कैसे आपकी बहन के पति ने? हाँ जी। जबकि वो 10 साल की बेटी है, वो कभी देखने भी नहीं आया, कुछ करता भी नहीं है, और अभी वो चाहता है कि बेटी मुझे मिल जाए और मुझे डिवोर्स भी मिले। बहन चाहती है जी। सुने आप सवाल, सुने जवाब सुने। देखिए, जहां तक उन्होंने तलाक डाला है और आपकी बहन को मेंटेनेंस चाहिए, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत, जिसे हम सीआरपीसी कहते हैं, उनको परमानेंट मेंटेनेंस मिलेगा जब तक वो जिंदी रहेंगी, जब तक उनकी कोई कमाई नहीं होती। एक सेक्शन 18 है मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट का, उसमें परमानेंट स्थायी गुजारा भत्ता मिलता है, मेंटेनेंस मिलता रहेगा। तलाक का जहां तक सवाल है, एक साइडेड, जैसा अभी आपने प्रश्न किया, मैडम ने बताया कि एक तरफा तलाक को प्रूव करना बहुत कठिन होता है और विषम परिस्थितियों में ही अदालत तलाक देती है। और अदालत की एक सोच होती है, या तो आपसी रजामंदी से तलाक हो या दोनों का परिवार बसे। यही मैं समझता हूं कि वकीलों की जिम्मेदारी है हमारी, और हम लोग करते हैं कि पहली कोशिश करते हैं घर बसे, नहीं तो उसके बाद आपसी रजामंदी से। लेकिन जहां लड़ने का सवाल है और कंटेस्ट का सवाल है, उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है और आपकी बहन को बाकायदा मेंटेनेंस मिलेगा, कानून में प्रोविजन है। और बच्चा लेने का जहां तक सवाल है, इतनी आसानी से वो बच्चा नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चे ने ना पापा को देखा है अपने को, ना ही वो वेलफेयर, जो मैडम ने अभी कहा कि पैरामाउंट जो वेलफेयर है वो इतना आसानी से पिता इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा और सवाल, वो ये कि क्या अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे को ताने मारता है तो क्या ये भी आधार बन सकता है तलाक लेने का?
देखिए, इसकी भी कैटेगरीज है। आप किस लेवल पर हो, कितनी आपकी एजुकेशन है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है। कि यदि आपने देखा होगा कि छोटी जगह पर आदमी रहता है और वहां गाली भी देता है तो वो इस चीज में कवर नहीं होती। लेकिन यदि हाईली एजुकेटेड है, दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छे सर्विस के अंदर है, वहां आदमी गाली देता है या एक शब्द तेज भी बोलता है या एक शॉर्ट टेम्पर बात करता है, कंप्लेंट, वो भी एक क्रूअल्टी की परिधि के अंदर आता है। मामला फिर तलाक के दायरे में आ सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज जी। राज, पूछें अपना सवाल। जी नमस्कार जी। मेरी 2000 में शादी हुई थी जी, और 7 साल से मैं सेपरेट हूँ अपनी वाइफ से जी, और मेरे 2 बच्चे हैं। तो कोर्ट ने मुझे रिसेंटली तलाक मेरे फेवर में कर दिया है। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या मैं शादी कर सकता हूँ या मैं वेट करूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। बच्चे अभी आपके पास नहीं हैं और अदालत ने आपको तलाक दे दिया है। हाँ जी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं कि क्या मैं हाँ, शादी सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी, जब इनको डिक्री ऑफ डिवोर्स मिल गया और अगर किसी ने अपील नहीं करी इसके खिलाफ तो ये शादी कर सकते। क्या अपील करने की भी कोई समय सीमा है? हाँ, नॉर्मल सीपीसी के तहत 3 महीने हैं। उसके तहत अगर अपील नहीं हुई है तो इट्स प्रिज्यूम की कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो उस दौरान ये शादी कर सकते हैं। और बच्चे का तो वही है कि वेलफेयर ऑफ द देखा जाएगा कि बच्चे की उम्र क्या है और किसके पास वो ज्यादा सुरक्षित है। और अगर बच्चा बड़ा है, से फॉर एग्जांपल 12 इयर्स तो वो बच्चे से भी पूछा जा सकता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। बच्चे से पूछने के लिए क्या कोई बच्चे की उम्र भी निर्धारित है कि इतनी साल का बच्चा होगा तब उससे पूछा जाएगा? लड़की है 7 साल से ऊपर है, पूछने को तो जैसे ही विजिटेशन राइट में भी बच्चों से पूछते हैं। और आज का बच्चा तो बेहद इंटेलिजेंट है। माँ बाप की बिल्कुल जजेस पूछते हैं, कोर्ट पूछते हैं भाई आप कहाँ रहना चाहते हो, तो स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन जिनकी जो ये शादी की बात है, इसमें तो बच्चे ऑलरेडी या मदर के पास है, तो मैं नहीं समझता किसी सूरत में इन्होंने कोई दावा बच्चे की कस्टडी का नहीं डाला, जैसा इनका प्रश्न था। जब कस्टडी का दावा ही नहीं डाला तो आज बच्चों को लेने का हक इनको मैं नहीं समझता कोई भी अदालत दे। बहुत संक्षेप में, तलाक का क्या कोई और दूसरा कानूनी विकल्प है? तलाक क्यों होते हैं? तलाक का कोई और विकल्प, जैसा एक सवाल भी आया था कि हम अगर आपस में रजामंदी से लिखवा लें तो क्या उसकी कोई वैधता है? उस कानून में तलाक का कोई दूसरा विकल्प है? कानून में केवल एक ही विकल्प है कि समाज से आप तलाक की कागज तैयार करा के जाना आपको अदालत में ही पड़ेगा। ऐसा कोई कानून देश में नहीं बना। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करते हैं, एक्ट के अंदर काम करते हैं। हर व्यक्ति एक्ट से नीचे है। जो एक्ट में लिखा हुआ है, जो एक्ट में प्रोविजंस है, उसी के तहत हमको तलाक मिलेगा। आपसी रजामंदी भी कोर्ट के ही थ्रू होगी। पंचायत में बैठकर केवल शर्त निर्धारित कर सकते हैं, आप तलाक नहीं ले सकते। चलिए, तो ये बात आप काफी स्पष्टता के साथ कर रहे हैं कि यदि आपको तलाक लेना है तो आप पंचायत के स्तर पर कुछ नीतियां, कुछ शर्तों को जरूर सामने रख सकते हैं, लेकिन एक कानूनी वैधता के रूप में अगर आपको एक दस्तावेज लेना है तो वो सिर्फ आपको अदालत के जरिए ही मिलेगा। कार्यक्रम में जो समय है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। इस कार्यक्रम में किस तरीके से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, लोकसभा टेलीविजन, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, नई दिल्ली 01। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint.lstv@gmail.com। हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब बेहतर तरीके से मिल सके होंगे। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। साथ ही साथ हम धन्यवाद देंगे आप दोनों पैनलिस्ट का भी, आपने कार्यक्रम में समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।